जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मौला रे। मैं बात वक्फ बिल की कर रहा हूं। संकेत है कि बिल 2 अप्रैल को संसद में लाया जा सकता है, आएगा इसी सत्र में, भले ही सत्र को बढ़ाना पड़े। यह था लब्बो-लुआब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का। इधर चंद्रबाबू नायडू अलग ही संकेत दे रहे हैं। नीतीश स्वभाव अनुरूप दिल में जाने क्या दबा बैठे हैं। चिराग पासवान सेक्युलरिज्म के भजन गा रहे हैं। ऐसे कुल 35 सांसद हैं जो खेला कर सकते हैं। उधर अलविदा जुमे की नमाज पर काली पट्टी वाले विरोध की तस्वीर ईद की नमाज में चौखी हो गई। वहीं विपक्षी दल लगातार जाप बदल रहे हैं और इसीलिए आज प्रश्नकाल का प्रश्न है, जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मौला रे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर, जैगम मुर्तजा विषय विशेषज्ञ हैं और विपिन भारद्वाज राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। विपिन भारद्वाज, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। क्या लगता है आपको? चंद्रबाबू नायडू एक तरफ ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा है कि वक्फ की जमीन हम जाने नहीं देंगे। नीतीश इफ्तारी बुलाते हैं लेकिन उसमें मुसलमान नहीं आते हैं क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि नीतीश का स्टैंड क्या है। क्या सेंटर वांछित नंबर जुटा पाएगा? क्योंकि ये एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा एनडीए के नंबर्स का। देखिए, जिस दिन सबसे पहले मैं जैकब भाई को यहाँ पे ईद मुबारक बोलना चाहूँगा और अभी मैं शुरुआत करना चाहता हूँ यहाँ पर। जिस दिन 240 सीटों पे बीजेपी अटक गई थी ना, वो सुप्रिया सुने जी का काफ़ी वायरल हुआ था। इस तरह से वो अपने स्टूडियो में अपने मतलब जो भी उनका पार्टी ऑफिस थे, जैसे उन्होंने इनको काफ़ी हद तक रोक लिया हो या बहुमत नहीं आने दो। अब जैसे अब बात आपके सवाल का जवाब है यहाँ पर। मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा लाइफ का आज तक, कभी हारे नहीं है वो किसी भी सेंस में, चाहे इलेक्शंस की बात हो या इस तरह के मुद्दे हो। अमित शाह का जो फ्लोर मैनेजमेंट रहा है, उसको देखते हुए जहां तक मुझे पता है या मुझे लगता है, ये लोग इस बिल को पास करवा लेंगे। इसके पीछे मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले, जिस तरह अब नीतीश कुमार जी जिस तरह से सार्वजनिक मंच पे सबके सामने नरेंद्र मोदी जी के पांव छुए थे, चंद्रबाबू नायडू ठीक है उस तरफ है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए खतरा है। पवन कल्याण की जो हिंदूवादी छवि है मोदी जी काफी पसंद करते, तो चंद्रबाबू नायडू भी उन चीजों को छेड़ना नहीं चाहेंगे। जिस तरह से बजट के दौरान बिहार और आंध्र प्रदेश को जमकर डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया गया है, उनको यह संदेश दिया गया कि भाई आप अपने राज्यों में ध्यान दीजिए, सेंटर हम संभाल लेंगे। पर अगर नीतीश को बिहार में ध्यान देना है तो मुसलमानों का ध्यान देंगे, वो नहीं छिटकने देंगे उनको। तो ऐसे में नीतीश क्या गुल खिला जाए? भाई उनके स्वभाव का है ये उनका नेचर आज तक रहा है, लेकिन कई बार उन्होंने दल मतलब पलटी मारी है, लेकिन कई बार उनके मुंह से इस बार निकला कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और उसको पुख्ता करने के लिए, उसको मैं मानता हूं, उसको उस पर स्टाम्प लगाने के लिए उन्होंने मोदी जी के पांव मंच पर छुए जिस तरह से, उस तरह से मैं मानता हूं नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाने वाले। और तो सरकार कोई रिस्क नहीं ले रही है आपके हिसाब से? ये सब कैलकुलेटेड है? देखिए, रिस्क तो है, ये रिस्क तो है, कुछ 1% का ये रिस्क मानिए लिटमस टेस्ट है। और जिन लोगों को लगता है कि 240 पे नरेंद्र मोदी जी को रोक के उन्होंने कि अब तो मोदी जी की मेजोरिटी नहीं रही, वो पहले जैसा शासन नहीं कर पाएंगे बेधड़क बेबाक, उस चीज का लिटमस टेस्ट तो है। तो इसमें नवीन भाई मुझे एक बात बताइए आप थोड़ा सा, कि अगर कोई चीज फायदे का सौदा होती है तो वो तड़ से समझ में आ जाती है, चाहे कोई कितना ही उसके अगेंस्ट समझाने की कोशिश करे। जैसे अगर सेल में लिखा है 40% डिस्काउंट, तो 40% डिस्काउंट है। अब सामने वाला ये बोले कि जिस दिन 50% का होगा उसका इंतजार करना, कोई नहीं करता, वो 40% में चला जाता है। इतने समय में भी आप ये जो बहुत अच्छा बिल है आपके हिसाब से, उसको समझा क्यों नहीं पा रहे हैं आप? आज भी तो ईद पर काली पट्टियां बांधी गई, आप ये कह रहे हैं कि नहीं उनकी आंखों पर काली पट्टी बंधी है, और मुसलमान वहां पर काली पट्टी बंधा कर ये कह रहा है कि नहीं साहब हम विरोध कर रहे हैं। दरअसल कुछ लोग इसको समझने देना नहीं चाहते। जो इस समुदाय के एक तरह से ठेकेदार बने हुए हैं, वो नहीं चाहते ये चीज आम जनता को, आम मुसलमान को समझ में आए। आप फिर कहेंगे कि आप बात बात में शाहीन बाग को लेकर आ जाते हैं। मैं फिर शाहीन बाग की बात बोलूंगा। CAA, ट्रिपल तलाक, सेम नरेटिव फैलाने का उद्देश्य। अगर CAA आया तो आपकी नागरिकता छिन जाएगी, अगर ट्रिपल तलाक आया तो आपके परिवारों में मुसलमानों एक तरह से जो है हमारे मजहब से छेड़छाड़ हो जाएगी। ट्रिपल तलाक भी आ गया, CAA भी आ गया, मुझे बताइए किसकी नागरिकता छिन गई? तो सेम ऐसा ही नरेटिव एक पूरे मुस्लिम समुदाय में आम मुस्लिमों के अंदर जेहन तक बिठा रखा है। किसने बिठा रखा है?
उन लोगों ने बिठा रखा है जो एक तरह से वक्फ की संपत्ति के सबसे अधिक होल्डर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। एग्जैक्टली। तो अगला कदम क्या होगा? सनातन एक्ट? अगर आवश्यकता पड़ी तो होगा, पर मेरे आवश्यकता ख्याल है से या नहीं? मैं बात पूरी कर लूं। मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसे हम वक्फ संशोधन बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल कह के चल रहे हैं, दरअसल ये सिर्फ मुसलमानों का बिल नहीं है, ये राष्ट्र के हित में। तो चंद्रबाबू नायडू को राष्ट्र क्या जरूरत पड़ी है कहने की कि हम वक्फ की जमीन नहीं जाने देंगे? मैं भी कह रहा हूं ना, वक्फ की चंद्रबाबू नायडू ही नहीं, ये कोई भी एक समझदार जिम्मेदार सरकार यही कहेगी कि वक्फ की जो वाकई में लीगल जमीन है उसको कहीं नहीं जाने दिया। और शातिर लोग कुछ नहीं कहेंगे। शातिर, आपने कहा समझदार लोग कहेंगे कि हम कहीं नहीं जाने देंगे, और शातिर लोग कुछ नहीं कहेंगे, जैसे नीतीश नहीं कह रहे हैं। नीतीश का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है, क्या करने वाले हैं शातिर लोग? ये शातिर लोगों का काम मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया। शातिर लोगों का काम सिर्फ ये है कि आम मुसलमान को ये समझाना कि ये वक्फ संशोधन अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये दरअसल मुसलमानों के ईमान से छेड़छाड़ है, हमारे धर्म से छेड़छाड़। चलिए, तो प्रियदर्शी भाई, कम से कम आप शातिर तो हैं, कम से कम आप शातिर तो हैं। देखिए हाँ, हम शातिर नहीं हैं, हाँ, हम समझदार हैं, हम इस देश के हितैषी हैं। हाँ। आज आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है समानता, समरूपता और संविधान की पक्षधर रही है। ये मुद्दे में भी हमारा शुरू से यही स्टैंड रहा है कि ये मसला भारत के संविधान को छेड़छाड़ करता है, लोगों में आपस से विभाजनकारी नीति लाता है, प्रेम को तोड़ता है। दो सेकंड क्लियर करते चले, क्लियर करते चले। प्रियदर्शी भाई, संविधान से छेड़छाड़ कैसे? संविधान से छेड़छाड़ कैसे? बिल्कुल। अब मैं आपको सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, या ये बीजेपी के प्रवक्ता बता दें कि हिंदुस्तान के इतने मंदिरों में ट्रस्ट बने हुए हैं, उस मंदिरों में एक में भी किसी को मुस्लिम को बनाया गया है क्या सदस्य? आपको जवाब देता हूं मैं। 2 सेकंड। इनको कैसा लगेगा? जवाब दूंगा आपको अगले टर्न पे, प्लीज। प्रियदर्शी भाई, मैं आपको बताऊं, मंदिरों में बनाया गया हो या न बनाया गया हो, लेकिन मेला आयोजन समितियां जो होती हैं उसमें आप मुस्लिम्स को देख लेंगे, या जैसे गणपति विसर्जन के लिए, गणपति उत्सव के लिए जो आयोजन, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी है, घुमा के बात नहीं करी है। ठीक है, मैंने सीधे बात करी है। इसलिए ये जायज होगा क्या? अगर वो जायज है तो फिर ये भी जायज होगा। 2 सेकंड 2 मिनट रुकिए ना नवीन जी। प्रियदर्शी भाई, आप ही की विचारधारा का एक संगठन, आप ही की विचारधारा जैसा एक संगठन है कैथलिक कांग्रेस केरल में, उन्होंने लेटर लिखा है कि कांग्रेस के एमपीज भी, कम से कम जो केरल से आते हैं, वो समर्थन करें इस बिल का। वो आपकी विचारधारा के अनुरूप क्यों नहीं देख पा रहे होंगे? देखिए, अपवाद हर जगह मिलते हैं, और तोड़फोड़ की राजनीति करने में और गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है। 2 मिनट सुनिए। वक्फ बिल, जहां तक मेरी जानकारी है, 1954 में एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर आया था, जिसे नेहरू सरकार ने ओन कर लिया। बिल्कुल। उसमें जो सेलेक्ट कमेटी बनी, उसमें लॉ मिनिस्टर को चेयरमैन बनाया गया, जबकि ऐसा होता नहीं है, मतलब लॉ मिनिस्टर को चेयरमैन बनाया नहीं जाता है। इसके बाद 2 बार, बहुत, मैं भयंकर शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बहुत बड़े बदलाव जो देखने को मिले वो 2 पीएम के अंडर्स में देखने को मिले, एक नरसिम्हा राव और दूसरे मनमोहन सिंह। तो साहब, मनमोहन सिंह के टाइम पे आपने लिखवाया संशोधन करके अनरेस्ट्रिक्टेड पावर टू वक्फ, जिसका नुकसान ये हुआ कि अगर वक्फ की संपत्ति, मतलब किसी संपत्ति पर क्लेम आता है, तो ओनस आ जाता है उस व्यक्ति पर जिसकी जमीन होने का दावा है, कि वो साबित करे कि वो जमीन उसकी थी। वक्फ कुछ साबित नहीं करेगा। उस सिनेरियो को पलटा जा रहा है, इसमें बुरा क्या है? देखिए, इसी एक्ट में 2013 के अंदर, इसी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन भी है कि जो सर्वेक्षण आयुक्त हैं, वो पहले जाके देखेंगे इसका टाइटल किसका है। सारी चीजों की डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में, डॉक्यूमेंट देखने के बाद में भी कोई निर्णय होगा। अनरेस्ट्रिक्टेड पावर का क्या मतलब होता है? कि मान लीजिए इन्होंने एक मिनट मैं बात करूं, मेरे घर के ऊपर आके आज इन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया, ये वक्फ की संपत्ति हो गई, तो ऐसा आपने एक भी उदाहरण देखा क्या इस देश के अंदर? हाँ, बिल्कुल। एक उदाहरण कलकत्ता रॉयल क्लब, आज से पहले कोई कलकत्ता रॉयल क्लब गांव के गांव है, केरल में है, तमिलनाडु में गांव है। अरे भाई साहब, कुछ भी बोलते रहोगे, कोई धरातल पर बात कर ले क्या? ठीक है, शॉर्ट में आपका क्या? बिल्कुल धरातल पे है। 2 मिनट प्रियदर्शी भाई, आपका कहना सुन लीजिए।
शॉर्ट में काउंटर कर दीजिए, फिर मैं जैकब को शामिल वोट की करूंगा। हाँ। राजनीति मत कीजिए आपकी ठीक है, बात का जवाब देता हूं, बोलना बंद करिए। प्रियदर्शी भाई 2 आपकी मिनट बात का जवाब दे देता नवीन हूं। जी शॉर्ट में। क्या मुझे आप बता दीजिए, क्या वक्फ बोर्ड में संशोधन मैं करना? बात कंप्लीट कर लूं फिर आप बोल लेना। आपकी बात कभी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि आप है ना मुद्दे की बात नहीं, करेंगे। नहीं, नहीं, कंप्लीट होगी आप हमारी मुद्दे की बात करेंगे ही नहीं। बात वही होगी जो कांग्रेस बोलिए, पार्टी की बोलिए, होगी। बोलिए, आप सुनता हूं मैं, आप- आप बोलिए, सुनता हूं मैं आपको, बोलिए। शॉर्ट में जल्दी से निपटाइए, मुझे जैकब के पास भी जाना है। हाँ, शॉर्ट में जल्दी से बात मैं निपटाइए। सिर्फ इसमें एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। हाँ। इसी 2013 के अंदर माननीय मनमोहन सिंह जी ने एक प्रोविजन और दिया था, हाँ। जिसको आज तक पूरा नहीं हो पाया। हाँ। उसके अंदर यह भी था कि विशेष न्यायालय की भी बात की गई है ठीक कि है। आगे आने वाली परिस्थितियों ठीक है। के अंदर न्यायालय का भी गठन किया जा सकता है। ठीक है प्रियदर्शी भाई। नवीन जी शॉर्ट में तो फिर काउंटर कीजिए, संशोधन फिर की जैकब को मैं आवश्यकता शामिल है करूंगा। पुराने एक्ट में जब ये बात लिखी हुई है तो ठीक है प्रियदर्शी जी। हाँ नवीन जी शॉर्ट में। इस संशोधन को असंवैधानिक बताने वाले कांग्रेस प्रवक्ता को ध्यान में ये लाना चाहिए। पहले 5 बार हो चुका है, तुम लोगों ने असंवैधानिक किया था क्या? आप लोगों ने ऐसा मत कीजिए प्लीज। पहले हो चुका है ना 5 बार, क्यों है असंवैधानिक? हाँ। आप लोगों ने किया था। ठीक है जैकब जो आप करो वो संवैधानिक प्रियदर्शी है। भाई अब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। जैकब 370 हटेगा तो कश्मीर लाल हो जाएगा, नहीं हुआ। सीए एनआरसी अगर आ गई तो कहर बरप जाएगा, नहीं बरपा। एनेक्शर लगा है, उसमें वो सारी बातें हैं जिसका एनेक्शर लगा हुआ है। मेरे को एग्जैक्ट पेजेस तो नहीं पता, फिर भी मोटे तौर पर आपत्ति कहां पर आ रही है, क्या हो रहा है? कोई दूध का धुला तो वक्फ भी नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। देखिए 370 वाला इशू बिल्कुल सेपरेट बिल है, उसका वक्फ से या नेशनल इंटरेस्ट के या जो इंटरनल इश्यूज हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज ये है कि वक्फ की जो संपत्ति उसे लेकर एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि जैसे इन्होंने कह दिया कहीं भी बोर्ड लगा दी। वक्फ ठीक उस तरह से ट्रस्ट है, धर्मार्थ ट्रस्ट है, दो तरह से उसका वो है। एक, मैंने अपनी संपत्ति अपने चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए दान कर दी, या दूसरा है अपने बच्चों के लिए मैंने अपना उसका ट्रस्ट बना दिया कि उसके यूजर मेरे बच्चे होंगे। उसके अलावा बाय यूजर एक जो क्लॉज है जिसपे सारा ऐतराज है या इस बार जो विवाद है, विवाद ये है कि एक मस्जिद है, मस्जिद का जो यूज है धर्मार्थ है, कब्रिस्तान का जो इस्तेमाल है वो चैरिटेबल है या धर्मार्थ है। मतलब गोरे गरीबा है जिसमें कोई भी आदमी अपने जो मुर्दा है उसे दफन कर दे, या मान लीजिए इसका प्रॉपर्टीज भी नहीं है, जिसका पर्सनल कब्रिस्तान नहीं है, वो गोरे गरीबों चैरिटेबल उसमें आ जाएगा। डिस्पेंसरीज है या चैरिटेबल स्कूल्स हैं, तो वो सब जो है वो उनका बाय यूजर का जो मसला है कि वो वक्त बाय यूजर है, और बरसों से मान लीजिए एक मस्जिद यूज होती चली आ रही। अब आप ये कहिए कि 700 साल पुरानी 800 साल पुरानी प्रॉपर्टी का कि भाई इसका वक्फनामा लाइए, इसे वक्फ किसने किया? तो वाकिफ जो है जिसने, अब मैंने अपनी जमीन जो वक्फ की है, जाहिर सी बात है उसकी ओनरशिप मेरे पास है और उसका मेरा क्लेम भी है। दूसरी चीज ये है कि अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन या संवैधानिक वाली जो बात चल रही है, संवैधानिक वाली बात ये है कि अब आर्टिकल 30, 29, 30 में अगर आप जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो साफ कह रहा है कि माइनॉरिटीज के पास राइट है कि वो अपने रिलीजियस, अपने एजुकेशनल जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें एडमिनिस्टर कर सकता है, रन कर सकता है। ये जरूर है कि वक्फ का जो वक्फ बोर्ड्स को लेके जो एक एतराज है कि भाई वक्फ बोर्ड्स का जो रोल रहा है या वो खराब रहा है, अच्छा रहा, उसमें उसका भी रीजन ये है कि वक्फ बोर्ड जो है वो कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। मेरी प्रॉपर्टी पे सरकार ने लाके अल्टीमेटली एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया ये कह के कि भाई ये अपनी प्रॉपर्टीज को खुद बोर्ड ना करे, बेचे ना। उसकी जिम्मेदारी ये थी कि उन प्रॉपर्टीज को वो बिकने ना दे, उन्हें वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो बदला जा सकता है ना, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने में कहां दिक्कत है? नहीं, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बदलने में दिक्कत ये है कि वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने अपने मान लीजिए मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए या कब्रिस्तान के लिए या किसी चैरिटेबल डिस्पेंसरी के लिए, हॉस्पिटल के लिए या स्कूल के लिए मैंने अपनी जमीन अभी जो है कल मैं दान कर और मैं कहूँ कि भाई मैं इसे वक्फ कर रहा हूँ। दान का मतलब दान करने के बाद वो अल्टीमेटली वक्फ है, वो ट्रस्ट की तरह अगर उसे वक्फ की तरह। अब उसमें आप कह रहे हैं कि साहब इसको जो है, इस पे जो एडमिनिस्टर है उसमें मेरे अलावा कोई भी आके अदर कम्युनिटी जो अभी बात ये इस पे हिंदू मुस्लिम वाले इशू में मैं ले जाना नहीं चाहता हूँ उस मामले को, लेकिन माइनॉरिटीज का एक राइट था कि भी अपनी मस्जिद या अपने जो इंस्टीट्यूशन हैं, अपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हम फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन 800 दरगाहों के प्रमुखों ने ये कहा है कि हम इस संशोधन के साथ ओके हैं। किसने कहा संशोधन के साथ ओके? 800 दरगाहों के प्रमुखों ने, या क्या कहते हैं उनको, दरगाहों में जो प्रमुख हैं, क्या वो उसके दानदाता हैं दरगाह के? वो अल्टीमेटली 90% जो सरकार के अपॉइंटेड होंगे
या स्वयंभू उसमें जो है वो खलीफा बन। हाँ ठीक है वैसे ही एग्जाम्पल मैं चिश्ती साहब को भी वैसे ही किसी एग्जाम्पल में रखूंगा जिस तरफ इशारा जैगम कर रहे हैं। विपिन भारद्वाज, एक सवाल और मेरा यहाँ पर है और पॉलिटिकल उससे ही है। ये नाक का सवाल ज्यादा बन गया है। अब अगर 2 अप्रैल को आप लाना चाहते हैं या फिर आप सत्र बढ़ाना चाहते हैं, ये कहने के बाद आपने अपने आप को कॉर्नर कर लिया है कि अब आपको इसी सत्र में लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लाते हैं और उस लिटमस टेस्ट से नहीं गुजरते हैं तो भारी फजीयत का सामना करना पड़ सकता है। क्या इसकी टाइमिंग को लेकर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी हुई है या फिर ये परफेक्ट टाइम है कि इसी वक्त बेस्ट है? देखिए क्या होता है, 4 अप्रैल तक बजट सत्र चल रहा है और ये जो आप बोल रहे हैं कि यह परफेक्ट टाइमिंग है या गड़बड़ी हुई है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाले इंसान है। जितना उनका मैं एनालिसिस कर पाया हूं, उनको सब पता होता है या उनके हिसाब से सारा गेम चल रहा होता है कि कब क्या होगा या कब क्या हमें क्या करना है और कैसे करना है। उसके पहले पूरा बैकग्राउंड सेट करना, 360 डिग्री वो पूरा अपनी फील्डिंग सेट करके सारा काम करते हैं। जहां तक मुझे पता है वो लोग 100% इस बिल को पास करवा लेंगे। नीतीश कुमार को खुश करने के लिए आप देखिए ना, चंद्रबाबू नायडू से 4 गुना ज्यादा डेवलपमेंट के लिए बिहार में पैसा दिया गया। आप अपने बिहार को चमकाइए, सब वहां ध्यान दीजिए। लेकिन बिहार में तो बीजेपी की भी इज्जत दाव पे लगी है ना, नीतीश के साथ ही। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि अकेले नीतीश की इज्जत दाव पे लगी है, वहां पर तो बीजेपी और नीतीश के साथ में इज्जत दाव पर लगी है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ओवैसी जी का आज मैं जब सुन रहा था कि ओवैसी जी जिस हिसाब से इसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, ओवैसी जी की सिर्फ मेरे को एक ही बात में दम लगा कि ठीक है यार, हिंदुओं के जो मंदिर या जो समितियां उनमें जब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो मुसलमानों के गेम में आप हिंदुओं की एंट्री क्यों करवा रहे हैं? इसमें कुछ हद तक ठीक है, ये डिबेट करने लायक चीज है। अदरवाइज ओवैसी जी जितनी भी बातें बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी, एक भी बात तुक्की नहीं है। मैं बताता हूं, वो कह रहे हैं हमें शरीयत का पालन करने से रोका जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, हमारे वक्फ की जमीनों हमारी प्रॉपर्टी पे गंदी नजर है। वो पहली बात तो वक्फ को खत्म कौन करना चाह रहा है? कुछ संशोधन किए जा रहे हैं, ठीक है, 2 महिलाओं को उसमें ऐड किया जा रहा है। ये सब चीजें सच्चर कमेटी ऑलरेडी 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब ऑलरेडी सच्चर कमेटी ने ये सब चीजें सुझाई थी। ये तो वही बात हो गई, जीएसटी कांग्रेस लाना चाहती थी, मोदी ने लाया तो मोदी पे बखेड़ा खड़ा कर दिया। लेकिन इसमें फिर एक पॉइंट और है, रहमत खान कमेटी जिसकी तरफदारी बीजेपी अपने घोषणा पत्रों में करती रही है, ये स्टैंड या ये कदम उससे थोड़ा सा अलग नजर आता है। इस पर भी डिबेट होनी चाहिए मुझे लगता है, लेकिन वो एक सेपरेट डिबेट का इशू रहेगा, उसको मैं अभी फिलहाल नहीं लेता हूं। लेकिन प्रियदर्शी भटनागर जी, हाँ, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहता हूं, वक्फ की जमीन चली जाएगी कैसे? मतलब अब आप एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति दान कर रहा है और उसने आज धर्म परिवर्तन किया है तो वो आज ही दान नहीं कर सकता। उसको ये बोला जा रहा है कि भाई आपको एटलीस्ट 5 साल तक प्रैक्टिस करनी है। अब आप ये कहेंगे कि नहीं साहब, उसके घर में कैमरा लगा है क्या कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो आप उसको प्रैक्टिस मुसलमान कैसे कहेंगे? तो ये तो एक मतलब बस ऐसे ही छिछाले दर वाला तर्क हो गया। मुझे वो तरीका बताइए जिससे, मान लीजिए आप सरकार में होते, ये बिल आप लाते, तो जमीन कैसे हथियाते, जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि वो हथिया लेंगे। देखिए, वक्फ के नाम पर जो नामजद जमीनें हैं, उनको आज छेड़छाड़ करने का तात्पर्य क्या है? एक्ट के अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है। जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान होते हैं वो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं। जब सब कुछ ही संविधान के तहत हो रहा है, उसके अलावा एक सबसे बड़ी वक्फ ने जहां दावा किया है, जैसे कलकत्ता रॉयल क्लब या बेंगलुरु ईदगाह मैदान या केरल का एक पूरा गांव लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ, या तमिलनाडु का गांव जी, जहां पर उसने दावा ठोका है। देखिए, कोई भी दावा तभी यथार्थ माना जाता है जब दावे के समर्थन के अंदर कुछ प्रूफ, कुछ डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, टाइटल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। यदि टाइटल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वक्फ के पास मौजूद हैं तो उसको मानने के लिए तो सभी बाउंड है। उसके अलावा एक दूसरी चीज, आज भारतीय जनता लेकिन आप ये मानकर चल रहे हैं कि वक्फ ने जो दावा किया है वो सही होगा, जो दूसरा पक्ष बोल रहा है कि नहीं ऐसी स्थितियां नहीं है, उसकी पीड़ा को कौन समझेगा? क्या कह रहा हूं, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कहा, मैंने क्लियर कहा कि सच्चाई जो होती छुप नहीं सकती। जो डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो प्रूफ है, उसके आधार पर आज कोई वक्त भी कोई क्लेम कर रही है तो डॉक्यूमेंट के आधार पर कर रही है। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास में जो ये कहता है कि ये संपत्ति मेरी है, तो उसको भी प्रूफ करना होगा। तो इसी पॉइंट को नवीन जी थोड़ा सा क्लियर करें। मैं आपसे चाहता हूं आप मुझे इस बात को समझाएं कि कोई किसी भी चीज पर दावा कर दे, मौजूदा कानून में भी उसमें गति लाई जाए तो पता चल जाएगा उसका दावा ठीक है कि नहीं है। दावा कहां करेगा?
दावा कहां करेगा बताइए? वक्फ ट्रिब्यूनल में। अगर आप ये कह रहे हैं कि वक्फ उसके अलावा ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाया जा सकता था तो जाया जा सकता था। पूरी बात बोल लूं मैं, पूरी बात बोल लूं मैं। हाँ बोलिए। वक्फ ट्रिब्यूनल में दावा करेगा 40,951 मामले ऑलरेडी पेंडिंग है। 40,951 मामले, अधिकतर मामले मुसलमानों के ही ऑलरेडी पेंडिंग है। हाँ। क्योंकि ट्रिब्यूनल कोर्ट ये मामले पेंडिंग नहीं है, ये पोर्टल पे शिकायत आयोगों का आंकड़ा बता रहे हो आप। 566 है मात्र। मेरे पास भी आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए प्रियदर्शी जी। मेरे पास सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मत कीजिए मेरे बीच में बोलने से पहले प्रियदर्शी भाई शिकायतें 566 पता है आपको? सिर्फ 566 शिकायतें पोर्टल पर, 2070 के शिकायतें मुताबिक के खिलाफ है। पेंडिंग है। आपको पता होगा कि सारे बीच में बोले चले जा रहे हैं। आप पोर्टल प्रियदर्शी भाई पता है नहीं बस। नहीं जी 2 सेकंड प्रियदर्शी भाई प्रियदर्शी भाई बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। प्रियदर्शी भाई रुक जाइए, आपका समय हो गया। अभी नवीन जी से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपको पता है नवीन जी आप मेरे सवाल पे, अरे आप मेरे सवाल पे आओ ना। पहले मेरी बात, आप मेरे सवाल पे तो मेरे सवाल पे आ जाओ ना। इनके पास प्रॉपर आंकड़े हैं नहीं और ठीक है। कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। आप मेरे सवाल पे आ जाओ। एक बात का जवाब दीजिए, भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी जमीन है? जवाब है आपके पास? भाई मेरा सवाल क्या है? मैं देता हूं। मेरा सवाल क्या है? टोटल लैंड होल्डर में तीसरा स्थान है इसका। मैं आंकड़ा दे देता हूं आपको भाई साहब। देखो सबको पता है। 18 लाख, सुनिए भाई साहब, वो सबको हो चुका है नवीन ये भाई। डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर सबको पता है वो। हम पिछले इतने समय से यही तो एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सबके पास है। हाँ। 12 लाख एकड़ जमीन रेलवे के पास है। हाँ। 8.72 लाख एकड़ जमीन अकेले वक्फ बोर्ड के पास है। ठीक है। और इसमें 2022 और 23 के बीच में 5 तो इस एक्ट के जरिए क्या हम सरकार का राजस्व भी देख रहे हैं? सरकार का राजस्व एक एडिशनल मैटर हो गया। अभी तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के काले शिकंजे से बचाया कैसा जाए। ठीक है। और बार बार जो हम ये धर्म की बात करते हैं कि धर्म का मामला दरअसल ये राष्ट्र का मामला है। नहीं पर धर्म का तो मामला भी प्रवक्ता है। साहब मुझे ये भी बता दीजिए, ये जो प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन आप बता रहे हो, हाँ। इसके अंदर 2009 से इसमें डबल मुनाफा हुआ है। उसमें अरे दादा आप कैसी बात कर रहे हो प्रियदर्शी भाई? 2009 किसी तरह का रेशियो निकालिए, कितनी कमाई हो सकती थी और कितनी कमाई की। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। ऐसा है, झूठे आंकड़े, आज झूठे आंकड़े सुनिए, बताओ आपको है ना एक उदाहरण और झूठे देता आंकड़े हूं। मत बताओ। जिस दिल्ली तरीके की से प्राइम आपने हमारे लोकेशन की JCC में कांग्रेस 123 के प्रॉपर्टियां मेंबर्स के कांग्रेस सरकार का ठीक है। उन्हों को डिलीट करिए। और चुनाव से एक पहले आचार संहिता लगने के दौरान कांग्रेस 123 मत कीजिए। दिल्ली की प्राइम लोकेटेड 123 प्रॉपर्टियों पर वक्फ बोर्ड वर्सेस वक्फ सरकार का हाँ, मुकदमा ऐसे चल रहा बोलिए, ठीक था, है। जिसको आचार संहिता से एक पहले उस मुकदमे को ठीक है, कांग्रेस सरकार ने ठीक है, निकाल कर ठीक लिया। है। अब 2 मिनट मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। जैगम तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन ठीक है। विपिन भारद्वाज, अब एक सवाल है। ठीक है, वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्या वो अपने 100% एफर्ट्स के साथ उससे देश बनने में योगदान दे रही है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी किराए पर उठा के रखी है। 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए का वो किराया भरते हैं ऐसी लोकेशंस पर जहां आपको और हमको अगर किसी और की दुकान लेनी हो तो हम 25,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक का किराया भर रहे होंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर उस किराए को रैशनली देखा जाए तो हाँ, राजस्व बढ़ सकता है, देश बनने में योगदान दे सकता है वक्फ की प्रॉपर्टी, अगर वो देना चाहे तो। देखिए, योगदान नहीं है। अगर ये क्लेम करते भी कि हमारा ठीक है राष्ट्र हित में कुछ योगदान है, ठीक है टैक्सेस में कुछ योगदान है, तो हो सकता है कुछ नाम मात्र कहो। आप कंपेयर कर लीजिए राम मंदिर से जो टैक्स आया जब से राम मंदिर बना तब से अब तक, वो इतना ज्यादा है और आने वाले समय में इतना ज्यादा होगा कि आप कंपेयर करके देखोगे तो आप पाओगे कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उससे राष्ट्र हित में मैं कोई विशेष फायदा नहीं मानता। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ जुड़ चुके हैं जैगम, मैं क्लोज करने वाला था, अच्छा हुआ आप मेरे साथ जुड़ गए। जैगम, मेरा सवाल सिंपल ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को अगर हम रैशनल देखें, जो पैसा दे सकता है वो दे, जो नहीं दे सकता है न दे के भी हिसाब से देखें, तो देश के बनने में योगदान वक्फ का ज्यादा हो सकता है। उसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए संशोधन की तो जरूरत है, इसमें कोई दौराय नहीं है। आप इसे रिवर्स करके देखिए। अगर आप यूपी, बिहार या नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस देखेंगे, कोतवाली, डीएम ऑफिस, ज्यादातर वक्फ की संपत्तियों बने हैं जिनका 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए महीना किराया आता है। हाँ। जो आज तक किराया नहीं बढ़ा। और ये किराया, और सबसे ज्यादा कब्जा जो अभी वो कह रहे थे कि फलां ने कब्जा, डिमका ने कब्जा,
अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड उठा के देखा, लैंड रिकॉर्ड से वेरीफाई कीजिए ना, तो आप डिजिटाइज हो रहा है सारा रिकॉर्ड, खसरा खतौनी हर जमीन की मौजूद है। आप पाएंगे कि 2/3 जमीनों पे कब्जा सरकारों का है या सरकारी संस्थानों का है, और उनसे कोई आमदनी वक्फ को नहीं है। उल्टा ये कहना है कि वक्फ पर जो प्रशासक बैठे हुए हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सरकार के नुमाइंदे, उनकी सैलरी वक्फ से जाती है। और वक्त से जो लोगों का जो अभी जो जगन भाई जो देखिए कई बार क्या है कि मैंने ये देखा है वक्त में मैं राष्ट्र निर्माण की बात कर रहा हूँ। राष्ट्र निर्माण में इंडस्ट्रीज में और हर तरीके से, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप लीगली देखें तो हमदर्द भी वक्त प्रॉपर्टी है, और जामिया में भी अच्छा खासा वक्त के एसेट्स हैं, लेकिन या एएनयू में बहुत सारे वक्त के एसेट्स। अब उसे नेशन बिल्डिंग को असल में मसला क्या होता है, जब आप उसे धर्म का या एक पॉलिटिकल चश्मा लगा लेते हैं, तब चीजें दिखाई नहीं देती। चीजें तब दिखाई देंगी। मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर जैकम बोल रहा हूँ कि मैंने ये देखा है निजी तौर पर, जो वक्फ के एम्प्लॉइज होते हैं उनकी सैलरी कभी कभी 1-2 महीने डिले इसलिए हो जाती है कि ग्रांट नहीं आया, और जिनको इंक्रीमेंट करना होता है वो इंक्रीमेंट करने वाले चेहरे खुद उनको 10 से 20 हजार तक हमने पहुंचते देखा है उनकी खुद की सैलरी को। तो कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। वक्फ की फंक्शनिंग क्वेश्चंस में तो है। वक्फ की फंक्शनिंग इसलिए जो है सवालों के घेरे में है क्योंकि इसमें सरकार जो नुमाइंदे अपॉइंट करती है, और अब उसके बाद उसे बेहतर करने की बजाय उसमें और उल्टा दिक्कत ये आने वाली है कि उसमें अब आपको लगता है कि डीएम या पटवारी या प्रशासनिक अधिकारी का दखल होने के बाद उसमें करप्शन घट जाएगा, उसमें करप्शन बढ़ेगा। उल्टा आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो ईमानदारी, आप किसके भरोसे पे ईमानदारी की बात कर रहे हैं, ठीक है, या किस सिस्टम के जरिए आप चाह रहे हैं कि उसमें सुधार आ जाएगा। जो सिस्टम ऑलरेडी क्रम्बल्ड है, करप्ट है, उस करप्ट सिस्टम के बहाने आप कह रहे हैं कि उसमें जो है हम सुधार कर देंगे। पहले तो अपना सिस्टम ही सुधार लीजिए, बाद में आप वक्त में आके सुधार कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 2 अप्रैल का इंतजार रहेगा। 2 अप्रैल को अगर ये सदन में लाया जाता है, संसद में लाया जाता है, तो ये एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा। लिटमस टेस्ट में क्या होता है वो जरूर देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।